फॉर्मेलिटीज को संपन्न करने के बाद ये मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के बारे में कुछ संक्षिप्त में मैं वर्णन कर दूँ। बाकी जो डिटेल है हमारे कमिश्नर साहब और जॉइंट कमिश्नर साहब उसको बताएंगे। ये जो स्कीम आई है अभी विवाद से विश्वास स्कीम, आपको याद होगा कि 2021 में भी एक स्कीम आई थी विवाद से विश्वास स्कीम। उसमें छतरपुर शहर में मैं जो लिस्ट देखता हूँ, काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर इस विवाद से विश्वास स्कीम में आए थे और उसका उपयोग किया था उस स्कीम का, और उस स्कीम का लाभ लेने के बाद काफी लोगों के टैक्स और डिमांड बहुत कम हो गई थी और लिटिगेशन से भी वो मुक्त हो गए थे। लिस्ट देखता हूँ तो कम से कम नहीं तो 30 से 40 लोग ऐसे थे कि जो विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ लिया था और कम कर अदा करके और तमाम प्रकार की अपलेट अथॉरिटी से उसको वहां से फ्री हो गए थे वो, और अपना एक प्रकार से समाधान हो गया था उनके विवादों का। उस स्कीम की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने पुनः विवाद से विवाद स्कीम लागू की है 2024 में। और चूंकि इस समय बहुत सारे केस अपलेट स्टेज पे पेंडिंग है, चाहे वो कमिश्नर अपील हो या ट्रिब्यूनल हो, तो इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए और करदाताओं को अनायासी विवादों से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार पुनः वो 2024 में स्कीम लाई है। इस स्कीम में कुछ परसेंटेज टैक्स देकर इंटरेस्ट और पेनाल्टी से मुक्ति मिल जाती है, और सिर्फ जो टैक्स का अमाउंट होता है वह भर के उसको इस स्कीम में अपील से उसका जो केस है वो निर्धारित हो जाता है और वो सारे तमाम झंझटों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि आजकल जो कर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा अमाउंट ब्याज का हो जाता है, 3-4 साल पुराने केसेस में फिर पेनाल्टी, तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है अगर देखा जाए तो ब्याज और पेनाल्टी का। अगर वो ब्याज और पेनाल्टी कम हो जाती है तो टैक्स का अमाउंट इतना ज्यादा बचता नहीं है, जो वहां मुश्किल टोटल आपकी लाइबिलिटी का 30% 32% होता है टैक्स। तो जाहिर सी बात है स्कीम करदाताओं को ध्यान में रखते हुए लाई गई है कि वह अपने जो जितने भी लिटिगेशन है उनसे मुक्ति पाके अपने व्यापार में ध्यान दें। और इसके बाद कुछ लोगों को पेनाल्टी या फिर पेनाल्टी के लिए भी एक छूट आई है, तो पेनाल्टी में मात्र 25% देना है, तो वहाँ ब्याज का कोई कंसेप्ट है नहीं है, तो इससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो काफी हद तक ये अच्छी स्कीम है, इसका लाभ ले। और जितने भी हमने अभी लिस्ट निकाली थी, काफी ऐसे लोग हैं जो जिनके पास मैसेज जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर से जा रहे हैं, अपील अथॉरिटी के माध्यम से जा रहे हैं, तो आगे बढ़ के आए और उसका लाभ लें स्कीम का। बाकी डिटेल और जो आपकी क्वेरी होंगी उसके बाद हमारे सर उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद सर। मैं आगे मन संचालन के लिए हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब श्री NM प्रसाद जी सर को मन देता हूँ। Good afternoon, everybody. Honorable Principal Commissioner Income Tax, Mr. Dr. Devendra Singh, Rajesh Meena ji, Irfan sir, and my friends here who have gathered from the trade industry, the business industry, as well as the tax consultants and advocates. I have been telling everybody, of course, sir is there in his presence, or has been telling that this scheme has come out, the Vivad se Vishwas scheme, what has been brought out by popular media, actually removes all the fallacies, what are the problems, what we faced in the earlier schemes. Earlier there was the basic dispute is, what is the amount of tax payable after the dispute. That onus has been strictly shifted from you all to us. आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है, आपको ये बताना है कि हमें ये अपील हमको निरस्त करनी है, हमको इस विवाद की जड़ को मिटाना है। फॉर्म भर दीजिए, डिमांड भर दीजिए, बाकी हम देख लेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट पेबल बाय। तो फॉर्म 2 comes in. After that you have some window of payment, and thereafter you
make the payment and the matter is closed. Earlier there was a dispute कि भाई आप अपना कैलकुलेशन देके दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट पार्ट ये वो जो, but now that has been put a full stop. So that is the added advantage. ये इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी खूबी जो मुझे लग रही है वो ये है. Second is earlier there was appeals which were not covered extensively. अभी TDS के प्रोविजंस की अपील्स हैं, TCS के प्रोविजंस है, DRP की हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन की मैंने देखी नहीं, लेकिन इतनी सारी जो व्यापक हैं, एडवांस रूलिंग की भी कवर की गई. तो व्हाट आई सजेस्ट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एवरीबॉडी, दिस इज अ वेरी गुड स्कीम. रेट्स आर आल्सो वेरी स्लैश्ड. रेट्स आर आल्सो वेरी स्लैश्ड कि आपको रेट्स की भी चिंता करनी है. 50% 25% तक लिया है. तो ये सोचिए कि भारत सरकार आपके इस विवाद वाली जो स्थिति है उसको निरस्त करने के लिए खुद कितनी प्रयत्नशील है. लास्टली आई वुड से देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिटिगेशन, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. फर्स्ट अपीलेट ऑफकोर्स आप लोगों के पास ही है. सेकेंड अपीलेट में रेवेन्यू SSC दोनों है. हाई कोर्ट में भी दोनों तरफ होता है और सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ होता है. ये स्कीम सभी ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है. मान लीजिए कि आप लोग रेस्पोंडेंट हैं, आप लोग ने ITAT में जीत गए हैं और हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट लड़ रहा है, वो भी उसके लिए भी आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. या मान लीजिए CITB में आज जीत गए, डिपार्टमेंट ने ITAT में फाइल किया. रेट्स आर स्लैश्ड, आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होगा उसमें. तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो लिटिगेशन है वो कम करने की कोशिश करें. व्यापारी मंडल को मैं खास करके बोलूँगा कि आप लोगों का काम बिजनेस को करना है, डिपार्टमेंट से झगड़ा करना नहीं है. तो डिपार्टमेंट से झगड़ने के लिए तो आप लोगों के बहुत आए हुए हैं, आप लोगों को अपने बिजनेस के लिए ध्यान देने के लिए समय मिल जाएगा. तो प्लीज अवेल दिस फैसिलिटी व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड. एंड आई वुड ओनली से वन थिंग, such schemes may come in the future, may not come into future, आप छोड़ दीजिए. बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स. मेरे को अभी 27-28 साल हो गए डिपार्टमेंट में, सर को भी इतने साल हो गए. हम लोग ने बहुत स्कीम देखी, लेकिन ये स्कीम का व्यापकता बहुत ज्यादा है. ये सोच लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग एक्सटेंडिंग टू मच ऑफ इट्स हैंड टू एंड द लिटिगेशन. भारत सरकार अपना पूरा सहयोग दे रही है कि भाई चलिए हमें एक विवाद खत्म करना है. ये स्कीम उसी के लिए है. आप लोग सभी से मेरा पुनः आग्रह है कि इस स्कीम के प्रति आपकी जो भी शंका है वो मुझे बताइएगा, लेकिन इस स्कीम को जरूर आजमाइए और फॉर्म भरिए. और आगे के जो भी कार्यक्रम उसके लिए मैं CIT साहब हमारे जो हैं CIT साहब डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, उनको बोलूंगा कि 2 शब्द बोले. थैंक यू. 2 शब्द बोले, फॉर्म भरें. 2 शब्द तो यही है. ये प्रसाद साहब ने बताया कि स्कीम जो है वो ऐसी है कि पहले वाली स्कीम से इम्प्रूवमेंट है, आगे आएगी नहीं आएगी इसको सही बात है कोई नहीं जानता. और सरकार का ये उद्देश्य है इसके पीछे कि जो विवाद है SSC और डिपार्टमेंट के बीच में या सरकार के बीच में, उसको खत्म किया जाए. विवाद शुरू हो जाता है असेसमेंट से ही, या उससे कई बार उससे पहले से भी शुरू हो जाता है. TPO के पास गया है केसेस, तो TDS में कुछ विवाद हो गया है. तो ये स्कीम सारे आयामों को, सारे विवादों को कवर करती है. असेसमेंट के बाद विवाद क्या होता है कि या तो SSC मान जाता है, डिमांड पे कर देता है, तो कोई विवाद नहीं है. SSC
सीआईटी अपील के यहाँ अपील कर देता है तो विवाद खड़ा हो जाता है कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एओ के हिसाब से कुछ इनकम है, टैक्स लायबिलिटी कुछ है, और एसएससी सोचता है या उसका मानना है कि जो एओ कह रहा है ऑर्डर के थ्रू कि मेरी इनकम और टैक्स लायबिलिटी वो इतनी नहीं है, तो सीआईटी अपील के यहाँ अर्जी लगा देता है। सीआईटी अपील के यहाँ डिपार्टमेंट का जाने का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ एसएससी जाता है। सीआईटी अपील के ऑर्डर से एसएससी को रिलीफ मिल जाता है, एसएससी खुश हो जाता है, लेकिन कई बार डिपार्टमेंट खुश नहीं रहता। डिपार्टमेंट को लगता है कि जो सीआईटी अपील ने फैसला दिया है वो ठीक नहीं है, और उस स्थिति में डिपार्टमेंट को फैसला मंजूर नहीं होता। एसएससी ऑफिसर फिर परमिशन लेके फर्दर अपील कर देता है। इसी तरह अगर एसएससी को भी सीआईटी अपील से रिलीफ नहीं मिलता, वो आईटीटी चला जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में फिर विवाद है, आइदर एसएससी जाए आईटीटी और डिपार्टमेंट जाए आईटीटी, तो विवाद रहता है। तो ये दोनों तरह के विवाद भी इसमें कवर्ड है स्कीम में। क्या आप एज एप्लीकेंट जा रहे हैं या एज ए रिस्पोंडेंट जा रहे हैं, सब इसमें कवर्ड है। और उसके बाद के तो जो अपीलेट फॉरम्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए भी यही चीज़ लागू होती है कि बोथ द पार्टीज कैन गो फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंस एंड एज ए रिजल्ट देयर इज ए विवाद। तो ये स्कीम में यही है कि जो भी विवाद है सब खत्म किया जाए। और एसएससी को या आप लोगों के पास फाइल मेंटेन है तो आप लोगों को पता ही है कि किस किस केस में अपील किस स्टेज पे है, पेंडिंग है। क्या किसी स्टेज पे डिपार्टमेंट ने भी अपील कर रखी है आफ्टर द एसएससी विंस इन द लोअर फॉर्म। सीआईटी अपील के यहाँ अगर फेवरेबल ऑर्डर हो गया तो क्या डिपार्टमेंट आईटीटी चला गया। तो ये सारी चीजें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों के पास है। आजकल आईटीटी के पास अपील फाइल हुई है नहीं हुई है डिपार्टमेंट को बहुत देर से पता लगता है, लेकिन एसएससी को तो पता ही है। डिपार्टमेंट को तो उनका तो पता है जो डिपार्टमेंट फाइल करता है, वो तो एकदम पता ही है कि हमने फाइल की है। और आईटीटी से नोटिस जाते ही आपको भी पता लग जाता है कि डिपार्टमेंट अपील में चला गया है। तो इस चीज़ों के लिए कि विवाद कहाँ कहाँ है, किस किस केस में है, वो आप लोगों के पास सारा रिकॉर्ड है। आईटीओ के पास शायद वो पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड ना हो, ठीक है। तो उससे ये मत आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि जो है कहाँ कहाँ विवाद है। अपील एसएससी की कहाँ कहाँ पेंडिंग है या डिपार्टमेंट की अपील कहाँ कहाँ पेंडिंग है एसएससी केस में, वो आपको सब पता है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इन सारे केसेस में आप ट्राई करिए, सब में फॉर्म भरिए। आप सरकार की मंशा ये है कि सारे विवाद जो खत्म कर दिए जाए और विश्वास का माहौल क्रिएट करें। आप बाकी जगहों पे हमने ऐसे आउटरीच किए तो वहाँ लोगों का था सर ये जाएगा वो जाएगा, ये केस कवर होगा नहीं होगा। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि आप क्यों चिंता करते हैं, आप तो अपने आप को एलिजिबल मानिए, भरिए फॉर्म और डिपार्टमेंट को देखने दीजिए कि जो एलिजिबल है नहीं है। आपको तो फायदा ही हो रहा है। अगर आप सोचते हैं आप एलिजिबल नहीं है और डिपार्टमेंट आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है, भले भले, उसमें मैं सोचने की क्या बात है। और अभी से क्यों ये सोच रहे हैं मैं तो एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, वो क्वेश्चन अपने दिमाग में लाने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। ट्राई योर लक, पता नहीं कब भाग्य साथ दे दे, डिपार्टमेंट को ध्यान ना रहे, किसी अफसर को ध्यान ना रहे कि ये केस तो कवर नहीं होना था, एक बार कवर हो गया तो हो गया, फिर बैकगेट तो है नहीं उसका कोई। तो इसलिए जितनी अपीलें हैं किसी भी स्टेज पे हैं,
आप लोगों के पास एसएससी की जो पेंडिंग अपील चल रही है, कृपा करके सब में फार्म भरिए। क्या टैक्स आएगा, कितना देना है, कितना एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, ये आपको डिपार्टमेंट ने ही बताना है। उस स्टेज पर डिसाइड करिए कि मैं अवेल करूं, आगे अवेल करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। उसके बाद मत जब एग्जिट तो कभी भी है, किसी भी स्टेज पे आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट तो जब करेंगे ना जब पहले एंटर करेंगे। तो प्लीज एक भी ऐसा लिटिगेशन का केस नहीं छूटना चाहिए जिसमें फार्म आप ना भरें, इनिशियल फार्म भर दें, बिल्कुल सब में भरें। डिपार्टमेंट को कहने दीजिए ना कि आप नहीं एलिजिबल, आप जो है ये नहीं कंडीशन फुलफिल करते, वो नहीं कंडीशन फुलफिल करते, लेट इट बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। आप क्यों उसकी टेंशन ले रहे हो? और उसके बाद जो है ये देख लीजिए कि आपको लगता है कि पता नहीं मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, ना दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, वो भी आप क्यों सोच रहे हैं? आपको तो डिटरमाइन नहीं करनी, वो अथॉरिटी एओ को दे दी है, तो उस पर भी क्या सोचना है? जब एओ आपको बताएगा तब सोचना कि भाई कितनी है, क्या मैं इतनी टैक्स देकर विवाद खत्म करूं या आगे फाइट करता रहूं, ठीक है ना? तब आप अपने क्लाइंट से भी डिस्कस कर सकते हैं कि पता है भाई क्लाइंट भी बहुत समझदार है, अगर पैसे कमा रहा है तो समझदार ही है, मूर्ख आदमी पैसे नहीं कमा रहा। उससे भी डिस्कस कर लीजिए कि भाई तेरा ये विवाद चल रहा है, तो इतनी पेमेंट होके जो है हम इसको खत्म कर सकते हैं। ही विल आल्सो टेल यू कि हाँ यार खत्म कर दो, या वो बताएगा नहीं 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 वी विल फाइट इट आउट। तो वो आज की डेट में मत उस पर सोचिए, और ना ही आज की डेट में पता लग सकता कि आपको कितनी जो है पेमेंट करनी है। वो तो जब असेसिंग ऑफिसर देखेगा रिकॉर्ड और उसमें एसएससी की डिमांड एज पर रिकॉर्ड्स कितनी है और उसमें से कितनी डिमांड ऑलरेडी आ चुकी है, आइदर बाय वे ऑफ पेमेंट बाय द एसएससी, अटैचमेंट कुछ डिपार्टमेंट ने कर लिया उससे, कोई रिफंड एडजस्ट कर दिया हो उससे, तो इस तरह के तरीकों से हो सकता है कुछ डिमांड लिक्विडेट भी होगी हो, वो आप लोगों को पता नहीं है। कई बार मतलब पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन हो सकता है कई एक दो एंट्री ऐसे हो जो आपको ना पता हो, तो उसका क्या सोचना है वो एओ अपने आप देखेगा। एओ देख जाके ये कि भाई टोटल डिमांड कितनी है और इसको एक्स्ट्रा आज कितना पे करना है इस विवाद को खत्म करने के लिए। लेट दी लेटर कम फ्रॉम एओ थ्रू पीसीआईटी ऑफिस, पीसीआईटी इशू होएगा पीसीआईटी ऑफिस के थ्रू, बाकी कैलकुलेशन तो एओ ही देगा। तो उस स्टेज पे डिसाइड करिएगा कि आगे बढ़े कि ना बढ़े, या मैं कवर्ड हूं, नहीं कवर्ड नहीं होगे तो अपने आप ही डिपार्टमेंट ही कह देगा आपको क्यों चिंता करनी है, और उसी स्टेज पे आपको बताया जाएगा कि आपकी इसमें कितना बर्डन आना है, कितनी लायबिलिटी आनी है, वेदर पेइंग दैट लायबिलिटी is better or whether continuing with the litigation is better. That a decision has to be taken by the SSC in consultation with you, or you have to take a decision in consultation with the SSC, or independently आप दोनों में से जो भी लेना हो ले लें, ठीक है। उसमें हम ये नहीं कह सकते नहीं आप जरूर ही जाना है, पर इतना मैं कहूँगा कि ट्राई जरूर कर ले, ट्राई जरूर कर ले, मन करेगा आगे बढ़िए, मन नहीं करेगा मत बढ़िए, ठीक है। स्कीम जब भी लाई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है, तो सरकार जो है आपको कितना भी फायदा दे कुछ तो दे रही है ना, आपको बहुत ज़्यादा दे देना चाहिए था। भाई नई स्कीम आई होती तो ऐसे ही पड़े थे, किसी चल ही रहे हैं टैक्स ले ही लेना था। अब एक स्कीम आ गई है, सरकार चाहती है काहे जो है इसको लगाया जाए, मेक इन इंडिया का जमाना चल रहा है, तो कहते हैं उनको लेट देम मेक, दे शुड बी मोर कंसंट्रेटिंग ऑन वर्क रादर देन ऑन लिटिगेशन, है ना। ये
पैसा जहाँ देना है वहाँ लिटिगेशन तो रहता ही है, ठीक है ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस लिटिगेशन को खत्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है, बाकी आपके कोई अगर क्वेरी है तो बता दें। कोई ये ना पूछे साहब मेरे को फार्म भरना है कि नहीं भरना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे भरें, इस बात पे क्यों चिंता कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जिन्होंने अपील फाइल नहीं भी की है वो भी एक दिन पहले अपील फाइल करें और फार्म भर दें, देखेंगे फिर वो अपील को कंडोनेशन लगा लेंगे, ठीक है। हाँ, अपील पेंडिंग होना वो जरूरी है, डिमांड पेंडिंग होना जरूरी नहीं है। स्कीम इज फॉर विवाद को खत्म करने के लिए, ये कोई डिमांड लिक्विडेशन की स्कीम नहीं है। स्कीम इज विवाद से विश्वास, तो विवाद खत्म करना है, इवन इफ देयर इज नो डिमांड, लेकिन विवाद तो है ना, तो उस विवाद को खत्म करना है। तो प्लीज जिन जिन केसेस में विवाद है, जितने जितने सालों में जिस एसएससी का, उसका सबका फॉर्म भरें। धन्यवाद। If any questions are there, you can ask me. I'm there to ask you, to reply to your queries if there are. Please. जैसे कि अभी आपने प्रिंसिपल सीआईडी साहब ने बोला कि जिसकी अपील पेंडिंग नहीं है वो अपील फाइल कर दे और फिर अप्लाई कर, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं होता तो मैं बोलता ही नहीं। आपको स्कीम का एंड तक बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा। स्कीम मॉडिफाइड द स्कीम वी सब अपील्स आर पेंडिंग अप्रूव फॉर डेट, इसीलिए कह रहे हैं पता नहीं कब भाग्य बदल जाए, पता नहीं कब डेट चेंज हो जाए। 31 तक फार्म नहीं भरते हैं वो भाग्य चेंज नहीं होना, ठीक है। एलिजिबल थे, कौन एलिजिबल था, सरकार कभी भी कह देती है कि नहीं चलिए, अगर ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अगर लिटिगेशन पेंडिंग, अपील पेंडिंग है तो उसको भी कर देते हैं। हो जाता है ना, कई बार आपने सुना है। तो आप प्रैक्टिस करके फिर ऐसी बात क्यों पूछ रहे हैं? स्कीम में 30 सितंबर, हाँ, स्कीम में 30 सितंबर है। स्कीम में तो ऐसा भी है कि ये लोगों ने नहीं फाइल करना, उन्हें नहीं फाइल करना, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लास हैं। मैं तो वो कह नहीं रहा ना, मैं तो कहता हूँ ट्राई, टेक योर चांस। जो नहीं होंगे तो ये दोनों लोग वैसे ही निकाल देंगे। आप अपने आप को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हो? एक्सक्लूड करने के लिए तो है ना ये लोग। और एक पिछली बारी एक रिक्वेस्ट करी थी कि ऑफिस तक सड़क बना देंगे, वो कुछ कह रहे थे, बना दी सड़क, चल रहा है, लेकर कर रहे हो। वादा पूरा हुआ नहीं है। नहीं, देखिए वादा अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर हमसे वादा खिलाफी हमसे भी हो जाएगी। फिर सुशील ने कहा करवा दिया, आए थे नाप लेके चले गए। वो खुद ही कह रहे थे कि साहब ये बहुत खराब है। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि ये क्षेत्र आपका है तो ऑफिस भी आपके वो उसका है, तो इसको जो है करवा दीजिए। कल मैं गया था शिवपुरी, वहाँ डिमांड आई है काउंसिल्स की कि साहब यहाँ पे फेसलेस सिर्फ है, तो एक जाओ का भी ऑफिस साहब होना चाहिए। तो मैंने कहा था तुम जब जाओ के ऑफिस था तो उसको तो आपने तवज्जो दी नहीं, आपके पास क्या है आपने उसका महत्व नहीं जाना, वो चला गया, ठीक है ना। जब अपने पास जो चीज़ होती है ना, हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। बोले साहब अब हमें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है आपको जो है सबको वो इंदौर ग्वालियर के और अल्टीमेटली हो सकता है भोपाल के चक्कर काटने पड़े। हो सकता है सरकार के कई सारे ऑफिस वाइंड अप करो और सबको वहीं बिठाते हैं। आने दो इनको, जिसको सर्विस चाहिए आएगा। हाई कोर्ट के लिए भी तो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तो जो है जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है कहाँ जाते हैं, दिल्ली तक जाते हैं। थोड़ा इधर आ जा। तो ये जो है आप छतरपुर ऑफिस को बचाए रखने के लिए यहाँ पे केसेस करिए, रेवेन्यू भी थोड़ा सा बढ़ाइए। एक पर्टिकुलर लेवल से कम रेवेन्यू हो गया ना तो फिर सरकार कहती है बंद करे ऑफिस, इस ऑफिस का कोई फायदा नहीं है। जब रेवेन्यू आ ही नहीं रहा, जो एसएससी भी होते हैं उनकी मान लिया कई ब्रांचेज होती हैं, जिस ब्रांच में घाटा होने लग जाता है उसको चलाता है एसएससी? नहीं चलाता ना। तो इसी तरह डिपार्टमेंट भी अब एसएससी के साथ रह के शाना हो गया, समझदार हो गया कि भाई जहाँ रेवेन्यू नहीं आ रहा ऑफिस शिफ्ट बंद कर दो, आने दो लोगों को दूसरी जगह पे। जब उनके पास हमने फैसिलिटी दी थी, हाँ मतलब उनके पास क्या है ये उन्होंने तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया ना। तो आप जो है इस स्कीम को सफल बनवाइए। हम भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लोगों को जिनको सर्टिफिकेट दे पाए दे देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो हुआ तो किसी दिन लाइट ऑफ करके दे देंगे। नहीं पता लग गया, एक बार पावर कट हो जाता है तो उस टाइम हो गया, कह देंगे साहब पावर कट था उसमें गलती से चला गया होगा सर्टिफिकेट। अरे एक बार गया तो गया। दूसरा ये है, एक और जो चीज़ है कि इस शहर का, इस आईटी वार्ड का बजट नेगेटिव में चल रहा है। बजट नेगेटिव में चल रहा है, नेट बजट। मतलब क्या है कि रिफंड्स आर मोर देन दी ग्रॉस रिसीट्स। अब देखिए ये जो है ना, इसका मतलब क्या है, ये इल हेल्थ बीमारी का सिम्टम है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहा तो हो सकता है फिर भी वो कहते हैं कि भाई अगर नेगेटिव में बजट होगा तो ऑफिस रखा जाएगा क्या? ठीक है ना। और नेगेटिव में बजट कैसे जा सकता है? टीडीएस वीडीएस सबका कट गया, इसका मतलब लोग बोगस रिफंड ले रहे हैं। प्लीज इस प्रवृत्ति को बंद करवाइए, बिकॉज डिपार्टमेंट को अब पता लग गया। ठीक है ना, चोरी तब तक ठीक रहती है जब तक ना पता लगे मालिक को। जिस दिन मालिक को पता लग जाए उस दिन फैक्ट्री में चोरी करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। एफआईआर होती है, नौकरी भी जाती है और जेल भी खानी पड़ती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर कुछ इस तरह का बोगस रिफंड का चल रहा था उसको बंद कर दीजिए, बिकॉज जिसने किया है और जो रिकॉर्ड पे हम लोग अब ढूंढना शुरू कर दिए हैं, जो भी होगा देन प्रोसिक्यूशन होगा। फिर हमें मत कहिए कि साहब ये तो आप तो विश्वास की बात करके गए थे और आप यहाँ कहाँ प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बंद करवाइए, विश्वास की बात ही करें हम। ठीक है, विश्वासघात की बात ना करें। वो जो कर रहे हैं वो विश्वासघात कर रहे हैं। जो रिफंड बन रहा है जेन्युइन उतना तो लें, एक्स्ट्रा में तो विश्वासघात हो गया ना। डिपार्टमेंट बहुत लिबरल है रिफंड के मामले में, वो विश्वास करके ही जो है लिबरल है। ठीक है ना, तो उस विश्वास का गलत फायदा उठा के विश्वासघात ना करें। एसएससी को समझा दीजिए। और अगर एसएससी के साथ एसएससी ने जिसने क्लेम ज़्यादा कर लिया है उसके पास तो पैसा चला गया है। ठीक है ना, इसलिए हमारा बजट नेगेटिव में है। पैसा चला गया है तो उसने वापस भी नहीं किया है। तो कई लोग इग्नोरेंस प्ले करते हैं, साहब मैं तो बहुत भोला हूँ, मेरे अकाउंट में आ गया, साहब पता नहीं कहाँ से क्या आ गया। भाई इतना भोला ही है तो या तो वापस कर देता आज तक। ठीक है ना, तो हम भोला मान लेते हैं कि भाई तेरे को नहीं बताया साहब, मैंने नहीं क्लेम किया, किसी ने मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़ करके मेरा रिटर्न भर दिया है और मेरे पास जैसे ही पैसे आए साहब मैं तो वापस आके जमा करवा गया, मैं आई एम नॉट इन्वॉल्व। और अगर पैसे लेके एंजॉय कर ही रहा है इसका मतलब इन्वॉल्व है। ठीक है ना, कोई कोर्ट कोई वो नहीं मानेगी कि भाई आप इन्वॉल्व नहीं हैं। ठीक है, आप इन्वॉल्व नहीं होते तो अब तक वापस कर जाते थे। उसके साथ साथ अगर कोई जो उसको बोगस
रिफंड लेने में मदद कर रहा है या किसी तरह भी इन्वॉल्व है तो उस आदमी के ऊपर भी केस चलेगा, ठीक है ना। वो ये नहीं कह सकता साहब मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं, भाई तूने क्या कमाया ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो एसएससी ने तेरे को क्या दिया, घर पे दिया, बाहर दिया, चेक से दिया, कैसे दिया, हमें क्या पता। और ना ही कोई इस बात को मानेगा कि हाँ हम ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि भाई उसने उसको पैसे दिए नहीं दिए। भाई तो तुम्हें क्या करने गया था तुम वहाँ, उसकी रिटर्न भरवाई, तूने इतना मेहनत करी। हाँ वो चाचा का लड़का, मामा का लड़का, साला हो, भतीजा हो, मान लेंगे, ठीक है कि आपने चलो जी उन्होंने कहा, आपने हेल्प कर दी उनकी भरवाने में, आपको नहीं पता था गलत कर रहा है ठीक कर रहा है, आपने तो कहा मेरी रिटर्न भरवा दो तो आपने भरवा दी। लेकिन आप दुकान खोले बैठे इस चीज की, तो फिर भोलापन नहीं है ना, ठीक है ना। तो फिर तो मूर्ख बना रहे हैं हमें। और वो कौन से त्रिपाठी जी की ऐड है आजकल जो चल रही है, क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी है, हाँ, कि भाई हमें मूर्ख ना समझे। उसने कहा था कि बचपन में दादी मेरे को मूर्ख मूर्ख कहती थी, लेकिन वो तो बचपन में वैसे ही नाम था प्यार का घर का, तो आज लोग मेरे को मूर्ख ना समझे। तो डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है कि बहुत हो गया, हमें मूर्ख ना समझे, और कुछ हो सकता है, मूर्ख नहीं है, पता लग गया है। तो जो है फटाफट पिछले 3 या 4 साल की जो भी रिवाइज कर सकते हैं फटाफट रिवाइज कर दीजिए, ITRU फाइल करके उससे रास्ते से निकल जाइए, जो रास्ता मिलता है उससे अपना जो है छुटकारा पा लीजिए, वरना जो है अब डिपार्टमेंट सख्ती दिखाएगा और दिखा रहा है। डिपार्टमेंट को पता लगा नेगेटिव बजट का क्या मतलब है, फ्रॉडली रिफंड ले रहे हो, ठीक है ना। तो उसका अच्छा आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है, जो कुछ क्रियाकलाप उसने कर रखे हैं उस सिस्टम पे हैं, पिछले 5 साल 4 साल के सारे दिख जाएंगे, कहाँ का पैसा गया ये भी दिख जाएगा, कौन से अकाउंट में गया है वो भी पता लग जाएगा, उस अकाउंट से कब पैसा निकला, किसको ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, वो सारा कुछ आज की डेट में ट्रेसेबल है, ठीक है। आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ मौज मस्ती लेके आए, घूम फिर के आए, रिफंड को एंजॉय भी तो करोगे, तो वो भी सब पता लग जाता है आजकल तो, क्योंकि ऑनलाइन टिकट करवाते हो, कुछ ना कुछ जो है हम डिजिटल जो है ट्रैक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसको अब डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू कैच दोज पर्सन्स, ठीक है। और विवाद से विश्वास जैसे ही खत्म होगा 31 दिसंबर के बाद, तो फिर विश्वासघातियों को पकड़ा जाएगा। तो प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने के लिए बिल्कुल ना इनकरेज करें। आपका कोई जानकार रिश्तेदार या आपका एसएससी इस तरह की उसने पीछे हरकत करी है 5 साल में, उसको प्लीज़ तुरंत जो है रिटर्न रिवाइज करवा दीजिए, जो नॉर्मल तरीके में रिटर्न रिवाइज हो सकती हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, 31 दिसंबर तक कुछ हो जाएंगी, वरना फिर ITRU का तरीका है, उसके तरीके से रिटर्न रिवाइज कर लीजिए। ये J&K में बहुत लार्ज स्केल पे हुआ है कि वहाँ जब बताया गया लोगों को, वहाँ तो सर्विस वाले थे ज़्यादातर, तो बिजनेस वाले तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न भरते भी नहीं है, सर्विस वाले थे, तो उनको बताया गया कि ये काहे ऊपर गए कि जी नहीं जी किसी ने मिसगाइड कर दिया। हमने कहा मिसगाइड हो गए ना आप तो पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकरी में हो, तो ये नहीं कहते ना मिसगाइड हो गया, फिर तो भैया तुम अपनी फाइलों में भी मिसगाइड होते होगे, फिर तो तुम यू आर नॉट फिट फॉर सर्विस, ऐसा हम लिख दे कि मिसगाइड कर दिया आगे। बोले नहीं साहब ऐसे तो फिर नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा नौकरी चली जाएगी अगर तुम ये हमें लिख के दे देते हो कि मिसगाइड हो गए अपने मामलों में, तो भाई फिर सरकारी काम में तो मिसगाइड हो ही जाओगे, फिर तुम्हें तो भैया फिर रहना नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये तरीका अपना रहे हैं, जो देखने को मिला है सैलरी वाले ही अपना रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन कर दीजिए। जो कुछ लोग हैं जिनका TDS कट गया है
बाकी भी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि रिसीट को नहीं दिखा रहे हैं और टीडीएस पूरा टीडीएस का रिफंड ले रहे हैं। ठीक है, उसमें बिजनेसमैन भी हैं कुछ, और उसमें सारा स्पेक्ट्रम है कि आपने जो है कोई ट्रांजैक्शन करी और उस पर टीडीएस कटा और आप रिफंड ले गए। देखिए, आप कैश में कर रहे हैं, अपने घर पे कर रहे हैं, वो तो किसी को भी नहीं पता, उतने से संतुष्टि कर लो। जो चीजें रिकॉर्ड पे आ गई उसमें भी मतलब शानपट्टी दिखाओगे क्या? बहुत सारा काम तो नंबर 2 में चल ही रहा है, ठीक है ना, उससे पेट भर लो। ठीक है, और ये जो सरकार ने कहा कि जिस पे टीडीएस हो जाएगा उस पे टीडीएस हो जाएगा, ये टीडीएस लाने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स इकट्ठा करना, वो एक पर्पज है। मेन तो पर्पज ये है कि रिकॉर्ड पे आए चीजें। ठीक है, तो जो लोग एक बार टीडीएस कट गए तो वो उनको समझाइए कि अब जब टीडीएस कट गया है तो अब हैंकी पैंकी ना कर, इसका लालच छोड़ दे। जो वैसे प्रॉफिट कमा रहा है वो बहुत है, इसको तो छोड़ दे, ये तो सरकार को जाने दे। क्योंकि डिपार्टमेंट दुआ कर रहा है तेरी तरक्की की, तो उसका भी तो उसको कुछ दे दो। मैं तो पीछे भी कहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो दुआ करता रहता है, हे भगवान एसएससी की इनकम बढ़ा, हे भगवान एसएससी की इनकम। कभी नहीं हमें ये दुआ करते कि इसको जो है घाटा कर दे। हम कहते हैं नहीं, हमें तो कोई लॉस की रिटर्न भरता है, हम तो उसको भी पॉजिटिव कर देते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं। लॉस वॉस नहीं है भैया, तू तो जो है तेरी तो इनकम है, अमीर आदमी है तू। कोई करता है ऐसा? दुआ तो करते ही करते हैं, राइटिंग में भी कह देते हैं कि अमीर है, चिंता ना कर, लो सर्टिफिकेट ले। कभी भी कोई पूछा जाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो ये सर्टिफाई कर सकता है कि भाई ये आदमी अमीर है कि गरीब है? कोई आदमी बीमार है, उसका सर्टिफिकेट हम कहाँ से लेते हैं? बीमार है कि ठीक है? सिविल हॉस्पिटल से, डॉक्टर से। इसी तरह कौन आदमी गरीब है, कौन आदमी अमीर है, उसका सर्टिफिकेट हम ही देंगे। और हम तो बड़े लिबरल हैं, हम तो हमेशा कहते हैं अमीर है। असेसमेंट में कभी ये बताया कि कम है इनकम? तो जब ऐसे आपके शुभ चिंतक हैं, उनको तो धोखा मत दीजिए। ठीक है, यही बस कहना था कि एडवांस टैक्स की डेट आ रही है, तो कृपा करके जिसका जितना एडवांस टैक्स बनता है वो दिलवाइए। पिछले सालों में कुछ लोगों ने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है, प्लीज़ उसको अवॉइड करिए, और इस साल उनको भी कहिए कि साथ की साथ दे दें। सेल्फ असेसमेंट देगा, इंटरेस्ट लगेगा और डिपार्टमेंट की नज़रों में आ जाएगा। जिन लोगों ने पिछले साल में या कभी भी या इस साल में भी अब रिटर्न भरते हुए सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है, वो भी डिपार्टमेंट की नज़रों में है। अंदर की खबर बता रहा हूँ, किसी को बाहर नहीं बताना, इसी कमरे में रहे। सर और अगर कोई पत्रकार है वो भी बाहर इसको ना छापे। लेकिन एसएससीज को बता दे, नजर है। और मोदी जी ने कहा है बस समझा दो प्यार से, तो प्यार से समझाने आए हैं। उनका संदेश आप ले लें, मतलब आपको पता ही है वो कैसा संदेश देते हैं, तो हम उन्हीं का संदेश लेके आए। उन्होंने कहा कि ये विवाद खत्म करो, अपने लोगों से क्या विवाद रखना। तो सही सोच है, कहते मैं पाकिस्तान से लड़ूं कि अपने लोगों से लड़ूं? तो जब प्रधानमंत्री की ये सोच है तो हमें उस सोच को सफल बनाना चाहिए, है ना। तो हमें इस स्कीम को सफल बनाना है अपने एरिया में, या आप जहां जहां आपका इन्फ्लुएंस है उस एरिया में। अर्जेंसी है इसमें ये कि स्कीम 31 दिसंबर को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। 31 दिसंबर का वेट मत करिए, डिपार्टमेंट की साइट लास्ट डेज पर क्रैश कर जाती है, तो आप फटाफट फॉर्म भरिए। आपको ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि
आज आपको कुछ सोचने पहुंचने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जाइए फॉर्म भर दीजिए बस। फिर कोई कहेगा यार तुमने इसका क्यों भर दिया, कहना भाई ये बाद में देखेंगे, मैं भर दिया, नहीं होगा विड्रॉ कर लेंगे, कभी भी नहीं देंगे टैक्स। ऑप्ट आउट करना तो बहुत ही आपकी आपकी मर्जी है, कभी भी ऑप्ट आउट कर लें, ठीक है। और 31 दिसंबर की वेट ना करें, साल का अंत होता है, सरकारी आदमी भी अपनी सारी CLEL खत्म करने के चक्कर में रहता है। आपके यहाँ भी एम्प्लॉई सोचते हैं कि जो छुट्टियां बची हुई हैं जरा उनको वो कर लें, ठीक है। फिर साइट वाइट क्रैश कर जाती है, कोई मिलता है नहीं, किसी को फ़ोन करो कहाँ है, LTC पे आया हुआ मैं तो जो है केरला घूमने, कि आजा भैया साइट क्रैश होगी, बोले भाई ये भी अभी आना था क्या। 31 दिसंबर के आसपास सब जाते हैं, ठीक है ना। तो आप उसको 31 दिसंबर का वेट ना करें, फटाफट फार्म भरें, आज से जाके फार्म भर दो ना। मैं तो कहता हूँ सोचना क्या है आपको, फाइल निकालो जिसमें अपील है, फार्म भर दो बस, फार्म भर के और फिर देखना कि 31 दिसंबर के बाद आपको एक कोई नोटिस आएगा कि भैया आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और एलिजिबल हैं तो आपको इतना टैक्स देना है, इतना आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। दैट में भी टैक्स और पेनल्टी का, पेनल्टी में तो जैसे बताया कि बहुत वो है कि अगर पेनल्टी है तो 25% ही देना है, तो आपको जो बर्डन है वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगा। उस टाइम पे सोच विचार करना, तब तक सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने कुछ टैक्स दे रखा हो और यहाँ से चला जाए जी, आपका तो रिफंड बन जाएगा, बल्ले बल्ले, रिफंड भी बनेंगे लोगों के। पिछली स्कीम में भी रिफंड बने थे, हमने दिए। अगर किन्हीं लोगों का टैक्स जमा हो रखा था या अटैचमेंट के थ्रू या रिफंड एडजस्टमेंट के थ्रू पैसे हमने रोक लिए थे और स्कीम ऑप्ट करी तो रिफंड बन गया, उनको रिफंड दे दिया। जो कि लोगों को विश्वास नहीं आ रहा था कि मतलब स्कीम, हम तो बोला सोच रहे थे कि थोड़ा पैसा देना पड़ सकता है पर पैसा वापस आ जाएगा, ये नहीं सोचा था। इस स्कीम में भी वो प्रावधान यूं का यूं है, हो सकता है पैसा वापस आ जाए, बट दिस विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। और वो जिम्मेवारी अब की बार असेसिंग ऑफिसर पर डाली गई, आपको नहीं कुछ देखना। वो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से कितना डिमांड है रिकॉर्ड में, कितना उस डिमांड के अगेंस्ट कलेक्शन, डिडक्शन या एडजस्टमेंट हो रखी है। और आज की डेट में जब हम स्कीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो कितनी लायबिलिटी आ रही है, फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर पेमेंट ज़्यादा हो रखी है तो रिफंड हो जाएगा, पेमेंट कम हो रखी है तो जो बैलेंस अमाउंट है सिर्फ आपको वही देना, ठीक है। प्रसाद साहब और कुछ चाहते हैं मेरे से बुलवाना? टैक्स मैं नहीं दूंगा आप अपने SSC से टैक्स खुद दिलवाइए सर, मैं नहीं दूंगा सर। फार्म दे दूंगा, सर। Sir, I would like to only emphasize a few more words what sir has told. I just want you to understand one thing very clear. Some issues sir has already highlighted. Payment of SA tax converting into advance tax. The tendency of lot of the SSCs, they come to the chartered accountants to the last one file return and pay advance tax, SA tax, which is very detrimental to the working of the SSC's capital also. As well as we, Income Tax Department, also would like to ensure that pay as you earn, the concept of advance tax, as you are aware, जैसे जैसे कमाते जाइए थोड़ा थोड़ा टैक्स भरते जाइए, आपको बाद में लोड नहीं आए। So what sir has emphasized, I would also again emphasize here is that please convert those, try to persuade those SSCs to pay advance tax in the coming days. First thing. Second thing, the sir has also pointed out something about refunds. Refunds being claimed in the ITRs. Refunds are being claimed for various issues. Most important thing is wrong exemptions and wrong deductions. Wrong exemptions, wrong deductions, which are not
qualifying for, you are opting for that. And just you will imagine कि बोलिए यार हमारा कोई केस सेलेक्ट नहीं होगा तो हम तो ये क्लेम कर ही लेते हैं. Don't do that. We are watching. Now we are also into some filters to identify some filter of the cases. And I don't want to say anything about me, but I, as an assisting officer, have lost some 57 prosecution cases, out of which 16 convictions have happened recently. And Mr. Irfan, our officer, is aware of that. I put it in my group also. I don't want to talk much on that issue about my achievements, but I only want to what sir has told an alarm that please revise those returns where there is any element of any wrong claim of exemption or reduction. Lastly, as far as Vivad Se Vishwas scheme is concerned, as sir has told, try to stagger. In fact, put your paddle on the faster gear so that you file the form 1 immediately rather than waiting it for the last day. I will also ask the trade association to explore all those possibilities. Wherever you are applicant or you are respondent of आपकी केस अगर ITT में है और आप respondent आपने नहीं फाइल किया डिपार्टमेंट ने फाइल किया, please explore that also. There is a element of reduced demand which is likely to be arising. जैसे सर ने कहा है कि अगर आपने एडवांस आपने मान लीजिए अटैचमेंट के तौर पे रिफंड एडजस्टमेंट के पूरे पैसे भर भी दिए और रिकॉर्ड कर लेना, वो रिफंड दे देंगे. पहले तो होता था रिफंड नहीं देंगे, हम रिफंड भी दे देंगे. And beauty of this is that the dispute what we have seen in the earlier scheme is that the dispute of what amount is payable. This is now shifted to us. I would like only request you all the persons here, just help our assessing officers to see that we don't end up into wrong calculations as far as the litigation amount is concerned. So whatever documents, whatever tax payments you have done, you would like to claim that it is already paid or refund adjusted, please make a reference of that in your columns where it is to be filled. And this form is also very simple, बहुत साधारण form है, it's a complicated form नहीं. तो मैं ये चाहूँगा कि बहुत ही साधारण सरल स्कीम है, पेनल्टीज के लिए भी है, इंटरेस्ट के लिए भी है. Please again request you to explore this possibility, and we would request you all that at least I am expecting 1,000 applications, if at all, filed from the Chhatarpur. Please explore. आप लोग सभी से मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम 1,000 एप्लीकेशन आए, क्योंकि एप्लीकेशन आप CITW वाली मत समझिए, ITT वाली भी देखिए, जहाँ पे आप लोग रेस्पोंडेंट बने हुए उसको भी एक्सप्लोर जरूर कीजिए, क्योंकि विवाद को खत्म करके हमें नए युग को शुरुआत करनी है. और नए युग की शुरुआत तभी होगी जब पीछे की अपनी जो बोझा है वो हम कम करें. तो with these words I would only request if anybody else to ask any query, you can ask, otherwise we will wind up this. आप किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ लीजिए, मैं और बताऊं या संक्षिप्त कर दूं. Of course, I would only like that before you go through everything, there is a circular 12 of 2024 dated 13th October 2024 department ने issue किया हुआ है, that is an FAQ type. So please go through that. I will send it to Irfan, he can forward it. More importantly, आप लोग अपने WhatsApp ग्रुप पे भेजिए. कभी-कभी लोगों को पता नहीं होता है कि इसकी एड जो है उधर टीवी पे नहीं आती, जैसे कि विराट कोहली जी अपने शेविंग क्रीम की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पता ही नहीं होता कि वो अपनी फायदे की है या नहीं. तो आप लोग अपने ग्रुप में एसोसिएशन का ग्रुप हो उसमें बनवाइए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एसोसिएशन की ग्रुप है उसमें डालिए कि इस तरह की स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है. तो आपने सब अच्छा, हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, हम लोग आए सर आए हम आए उसी के लिए आए, लेकिन अपनी तरफ से भी लोगों को अवगत कराइए कि ये स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है और इसको हमें उसका लाभ लेना चाहिए. बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन खत्म हो. और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई प्रश्न पूछना है. सर आए हुए हैं कोई, अभी उनको कोई प्रश्न पूछना है आपको कोई, विकास और पीछे जो है
नहीं, किसी ने कुछ नहीं। ठीक है इरफान, तू बैठे। थैंक यू सर। ये अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये जो सर्कुलर है 13 अक्टूबर 2024 का, इसमें काफ़ी डिटेल दिया हुआ है कि कौन से लोग एप्लीकेंट हो सकते हैं और कौन कौन से केसेस कवर्ड नहीं होंगे। ये 2 चीज़ों में बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें कवर नहीं होंगी इसमें सेक्शन 96 है इसका स्कीम का। Relating to an assessment year in respect of which an assessment has been made under on the basis of such, जो सर्च के बेसिस पे जो असेसमेंट हुए होंगे, जो सर्च के केसेस होते हैं उनमें लागू नहीं होगा, या फिर जिनमें प्रोसिक्यूशन लॉन्च हुआ है उनमें लागू नहीं होगा, या कोई जिनमें ऐसे कोई एडिशन हुए जो फॉरेन एसेट से संबंधित है, या फिर जिनमें सेक्शन 1998 का से संबंधित एडिशन हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन से संबंधित एडिशन है। और कुछ क्रिमिनल प्रोविजन जैसे कोपेपोसा हो के तहत कार्रवाई चल रही हो, या यूएपीए के तहत, या एनडीपीएस मतलब ड्रग वाले के तहत, पीबीपीटी एक्ट 1988, पीसी एक्ट 1988, पीएमएलए 2002, इन सब के तहत अगर जो केसेस कवर हो रहे होंगे तो वो भी इस स्कीम के तहत नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें पैरेलल एक्ट चल रहा हो और आपकी डिमांड पड़ी हो तो वो कवर नहीं होंगे। ये बेसिक केस है। और अभी जो डेडलाइन दी हुई है 22 जुलाई 2024 की दी हुई है, तो उस दिन जो भी केस पेंडिंग रहे अपील में वो सारे केस कवर होंगे। और बाकी डीआरपी वाले केस है ये तो हमारे यहाँ नहीं है। बाकी टैक्स रेट, तो जो टैक्सेस है इसमें जैसा कि मैंने शुरू बताया था कि अगर आपका 100 लाइबिलिटी है 30 रुपए की टैक्स की, 30 रुपए उसमें इंटरेस्ट है और 40 रुपए ब्याज है, 100 रुपए होता है, तो आपको सिर्फ 30 रुपए देने पड़ेंगे उसमें। और अगर 31 दिसंबर तक आते हैं तो इतना, बाकी नहीं तो फिर वो क्वांटम आपका 110 रुपए पहुंच जाए। मतलब उसमें आपको फिर जो 30 रुपए का भुगतान करना, 30 रुपए का जो बेनिफिट था वो फिर आपको 10% और एक्स्ट्रा लगभग 33 रुपए भरना पड़ेगा उसमें आपको, डिस्प्यूटेड टैक्स है। तो लगभग आपको 60-70% का उसमें बेनिफिट मिलेगा। और कुछ टैक्सेस जैसे कि जो पेनाल्टी है, जैसे कई बार 271B की पेनाल्टी या ऑडिट वाली पेनाल्टी, कंसीलमेंट वाली पेनाल्टी, इनमें से मात्र 25% देना है। तो काफी हद तक जैसे किसी का 5 लाख की पेनाल्टी है तो वो बामुश्किल से 1.25 लाख में फ्री हो जाएगा। तो देखा जाए तो स्कीम में काफी सुविधा है। और कुछ केसेस जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है या फिर हाई कोर्ट में है, और तो उसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया में उसका भी 50% हो जाएगा। जो लाइबिलिटी आएगी, मान लो 30 रुपए लाइबिलिटी आपकी टैक्स की, तो उसका भी 15 रुपए बचेगा। उसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया है वो, तो वो डिटेल में अगर आपने सीए साहब वगैरह अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो हो जाएगा। यही मेजर है। बाकी तो डिटेल उसको दिया है, सर ने भी बात को भी अच्छी तरीके से समझाया है। इस बार आपको सिर्फ फॉर्म 1 फाइल करना है, क्या क्वांटम आएगा वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, उस पर आपको भेजेगा, आप उससे एक्सेप्ट करते हैं तो उसका टैक्स भर के फिर फॉर्म 3 इशू हो जाएगा आपको। और इसी के साथ ही ये आज का सेशन मैं सर से परमिशन लेना चाहूंगा खत्म करने के लिए। तो इसी के साथ ही आज का ये सेशन खत्म हुआ। यहाँ पर आए समस्त टैक्स बार एसोसिएशन के लोग और व्यापारी मंडल, पत्रकार घर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप